तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स लॉन्च पर। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, हिंदी का मतलब हिंदी ए। ठीक है ना। ये वीडियो जो होने वाली है वो बीए और बीकॉम सबके लिए होने वाली है, चाहे वो कोई सोल का हो, रेगुलर का हो, चाहे एनसीवेब का हो। और देखो ये एक वन शॉट वीडियो है। इस एक सिंगल वीडियो करने के बाद आपको हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इस सिंगल वीडियो के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन कराए जो आपके एग्जाम में आए हैं, आ चुके हैं, है ना, और जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना। वही इस वीडियो के अंदर सारे वही क्वेश्चन कवर कराए गए जो आपके एग्जाम में आएंगे। और देखो हमारी वीडियो में वही सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराए जाते हैं। तो देखो आज भी हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। साथ में आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी नोट्स की। अगर वो फ्री पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। देखो मेरा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो प्लीज़ सब बच्चे सबसे पहले सब्सक्राइब करो। फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सारी नोट्स इस तरह फ्लो चार्ट के जरिए आपको एकदम अच्छे से आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है ना। बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबर स्कोर करना, 60 नंबर का पेपर होगा, आप 60 में से 60 स्कोर करोगे। बस एक ही शर्त है, आपको पहले पूरी वीडियो वॉच करनी है। चाहे आप 1.5x पे देखो, चाहे 2x पे देखो, किसी भी स्पीड पे लगाकर आप देखो, पर वॉच करो। उसके बाद इसके नोट्स पढ़ो। अगर आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ते हो ना तो उसके बाद भाई कोई फ़ायदा नहीं है आपका। ठीक है ना। कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका पढ़ने का। ठीक है ना। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पहले नोट्स को देखो, पहले वीडियो को देखो, उसके बाद नोट्स पढ़ना। ठीक है ना। नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में। बस आपको सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, उसके बाद आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। हमें सबसे पहले समझाना है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, ये जो चैप्टर है ये है क्या, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। जो हमारा चैप्टर पहले हम इसे समझते हैं, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। पता ना सबको कम्युनिकेशन तो पता ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम अपनी बातों को एक दूसरे से अपनी बात को किसी दूसरे को समझाते हैं, है ना, या फिर हम किसी की बात समझते हैं, ये तो कम्युनिकेशन होता है। किसी से बातचीत करना, अपनी फैमिली में हैं, अपनी मम्मी पापा से हम बातचीत करते हैं ना, या फिर हम अपने स्कूल में हैं, वहाँ पे स्कूल के फ्रेंड से हम बातचीत करते हैं, है ना। कहीं भी अगर हम सड़क पे भी जा रहे हैं कुछ खरीदने तो हम शॉपकीपर से बात करेंगे, है ना, ऑटो वाले से बात करेंगे, भाई हम यहाँ तक छोड़ दें। तो ये नॉर्मल बातचीत हमारी क्या होती है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण होती है। ठीक है ना। तो संप्रेषण का बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है हमारी लाइफ के। अगर संप्रेषण नहीं करेंगे ना तो अपनी लाइफ को हम ढंग से जी नहीं पाएंगे, हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे इसके बिना। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? मैं संप्रेषण ही तो कर रहा हूँ, मैं आपको कम्युनिकेशन तो दे रहा हूँ। और किस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ? आपको यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ, बोल कर समझा रहा हूँ। ठीक है। ये सब हम आगे आराम से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो मोटा मोटा आपको पता लगे ना संप्रेषण और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। बस स्टार्ट करते हैं। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वे अपने विचारों को, भावनाओं को और अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाता है। क्या अपनी जानकारी क्या है? दूसरों तक। एक मिनट इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, क्या है? दूसरों तक पहुंचाता है। इस कार्य के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। हिंदी भाषा भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। और देखो इस भाषा की ये संप्रेषण करने के लिए क्या किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज का तो यूज़ करेंगे। चाहे हम इंग्लिश का करें, हिंदी का करें, तमिल का करें, या फिर कोई भी लैंग्वेज, भोजपुरी का करें, पंजाबी का करें, ठीक है ना, अवधी का करें, किसी भी भाषा का हम यूज़ करें, किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ना कम्युनिकेशन करने के लिए। पर हम मुख्यतः हिंदी का यूज़ करते हैं, बिकॉज जो हिंदी जो है ना वो हमारे भारत की राजभाषा है और ये जन जन की भाषा है जो हर कोई बोलता है। ठीक है ना। हिंदी के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्या है? हम हिंदी के माध्यम से अपने विचारों क्या है, एक मिनट, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है? और संप्रेषण और संचार क्या है? संप्रेषण और संचार को जोड़ने का, देखो जो संप्रेषण और संचार है ना वो समाज को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? समाज को जोड़ने का काम करता है। कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन क्या है? हमें एक दूसरे से जोड़ती है ना। अगर हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हम अपने पड़ोसी से बातचीत नहीं करेंगे, अपने समाज में हम बातचीत नहीं करेंगे, तो क्या कोई हमसे मतलब हमारी कोई हमसे कोई बात करेगा? अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो कोई हमसे बात नहीं करेगा। हम किसी के काम में नहीं आएंगे तो कोई हमारे काम में नहीं आएगा। बस वही है कि जो संप्रेषण है वो हमें समाज से जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना। एक दूसरे का हालचाल लेना, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कुछ अपने आइडिया तो उन्हें बताना, ये सब करना। अब देखो हिंदी भाषा में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तो वो हिंदी भाषा जो है ना वो सबसे बोली और समझने वाली भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। ठीक है। अब देखो हिंदी हमारी पहचान और हमारी शान, हिंदी भाषा की विशेषता पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा सरल और स्पष्ट होती है ना। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो ये सब आपको ऐसे पढ़ लेना है, ये सिर्फ नॉर्मल ऐसी आपकी नॉलेज के लिए था ताकि आपको ये सब्जेक्ट समझ में आए कि ये है क्या। ठीक है ना। बाकी देखो संचार के प्रकार कितने होते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है ना। बाकी हमने इसी नीचे विस्तार से पढ़ा है एकदम अच्छे से, तो पढ़ लेना। पर आप यहाँ पे समझ लो। देखो टाइप्स कितने होते हैं हमारे संचार के? देखो 3 होता है। एक होता है हमारा मौखिक संचार, एक मिनट इसीलिए, हाँ, एक होता है हमारा मौखिक संचार, एक होता है हमारा लिखित संचार और एक होता है हमारा अमौखिक संचार। मौखिक संचार क्या होता है? जो हम बातचीत से करते हैं, भाषण देते हैं या फ़ोन कॉल से करते हैं। लिखित संचार
देखो मौखिक संचार का मतलब है जो हम बोल के करते हैं, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ ना भी बोल के, है ना, ये क्या है मेरा, ये है हमारा मौखिक संचार। और एक होता है हमारा लिखित संचार। तो लिखित संचार क्या होता है, जो हम लिख के करते हैं, क्या करते हैं, लिखित, जैसे पत्र हो गया, ईमेल हो गया, पुस्तक हो गई, ये सब हमारे हो गए लिखित संचार। अब देखो अमौखिक संचार क्या हो गए, मतलब कि ऐसे संचार जो हम बिना वर्ड्स के कर रहे हैं, बिना कोई वर्ड्स बोले, ना कोई हम वर्ड्स लिख रहे हैं, हम इसमें किसी भी शब्द का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वही होता है हमारा अमौखिक संचार, ना लिखने के रूप में, ना ही बोलने के रूप में। जैसे कि हमारे हाव भाव हो गए, है ना, संकेत होकर हमारे चेहरे का भाव हो गया। हाव भाव मतलब हमारे, मतलब कि इशारे करके, कोई साइन देकर, जैसे हम थंब दिखाते हैं अपना, है ना, इसका मतलब ओके। हम जब अगर कुछ बात किसी ने बोली है तो हम हाँ ना करने की जगह हम अपनी मुंडी को हिला देते हैं, तो हाँ वो समझ गया हाँ। या फिर मान लो कि हाँ अपने हम फेस एक्सप्रेशन से दिखा देते हैं कि हम खुश हैं, स्माइल करके, है ना। या फिर आप ट्रैफिक लाइट, आप गाड़ी चलाते हो, ड्राइव करते हो ना आप लोग, तो आप देखते हो कि रेड लाइट हो जाती है, तो उस साइन से आप समझ जाते हो कि यहाँ पे गाड़ी रोकनी है। तो यही हमारे होते हैं अमौखिक संचार, जैसे हाव भाव, संकेत और चेहरे के भाव से हम करते हैं, ठीक है। बाकी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, चिंता मत करो। देखो संपोषण के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है, देखो एक मिनट, संपोषण के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा आता है प्रेषक, प्रेषक कौन होता है, संदेश, एक मिनट रुकना, ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा। हाँ 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 हाँ, प्रेषक कौन होता है, संदेश भेजने वाला। कौन होता है, संदेश भेजने वाला, जो संदेश भेजता है। जैसे मान लो मैं प्रेषक हूँ आपके लिए, कौन हूँ मैं, प्रेषक, जो संदेश भेज रहा हूँ आपको, ठीक है ना। जो बात भेजी जाती है, जो मैं आपको ये रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, माध्यम क्या है, पहुँचाने का माध्यम क्या है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, क्या है पहुँचाने का माध्यम, यूट्यूब और इंटरनेट। आप देखो समझते जाओ, जब भी आप स्टोरी कनेक्ट करके चलोगे ना, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो मैं हूँ कौन, संप्रेषक हूँ, जो मैं मैसेज को भेज रहा हूँ, संदेश भेज रहा हूँ, ठीक है ना, बातचीत करके, आपको रिकॉर्ड करके, माध्यम के किसी माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से भेज रहा हूँ। अगर आप मेरे सामने हो तो क्या, हवा के माध्यम से मैं आपको बातें पहुँचाऊँ, हम हवा में हमारी बातें, मतलब जब आप मेरे सामने तो वो बात जाती है हवा के माध्यम से। अगर आप मेरे से दूर हो तो मैं फ़ोन के माध्यम से कहूँगा, या फिर रिकॉर्ड करके, जैसे ये विजुअल तरीके से रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा हो गया माध्यम, ठीक है ना, किसके माध्यम से भेजो, इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से रिकॉर्ड करके भेजो। फिर हमारा आता है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता कौन है बच्चे, आप सब क्या हो, प्राप्त करता हो। आप मेरे संदेश को, मेरी इस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुनने हो तो आप क्या हो, प्राप्त करता हो, जो संदेश को प्राप्त करने वाला होता है। फिर आता है मेरी प्रतिपुष्टि, मतलब प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। मान लो कि आपने मेरी वीडियो वॉच करी, उसके बाद आप मेरा फीडबैक दोगे। देखो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्युनिकेशन में। अगर फीडबैक नहीं दिया जाएगा ना, तो वो प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं कहलाती है, वो एक अच्छा संप्रेषण नहीं कहलाता है। बिना फीडबैक के संप्रेषण अधूरा होता है, ठीक है ना। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को भी फीडबैक दिया करो, जिससे मुझे पता लग पाएगा कि आपको मेरा समझाओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आपके एग्जाम में मेहनत होती नहीं होती। और साथ में अगर आप फीडबैक दोगे ना, तो और बच्चों को भी भरोसा होगा कि हाँ, कि वीडियो में से, इस ही वीडियो में से एग्जाम में आता है, तो उन बच्चों की भी हेल्प हो पाएगी। तो आप अपनी तो हेल्प करोगे, साथ में और बच्चों की भी हेल्प करोगे। तो प्लीज़ फीडबैक दिया करो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। अब देखो कम्युनिकेशन, संचार को समझेंगे। देखो संचार का अर्थ है विचार, सूचना और भावनाओं का आदान प्रदान, संचार, व्यक्त और समाज का विकास करना। यही हमारा क्या होता है, संचार का अर्थ, मतलब होता है अपनी भावनाओं को किसी को बताना, अपनी आइडिया को, अपनी थॉट को, है ना। यही क्या होता है, आदान प्रदान करना, यही हमारा संचार होता है, जिसका नाम मौखिक संचार होता है। उदाहरण के लिए भाषण देते हैं, बातचीत करते हैं, जो बोल के करता है। लिखित संचार हमने पढ़ लिया ऊपर, जो लिख के करता है, जो उदाहरण के लिए ईमेल, पत्र, पुस्तक, है ना, कोई नोट हो गया, डायरी हो गई, या ब्लॉग राइटिंग हो गई, ये सब आगे हमारा, ठीक है ना, निबंध। फिर हमारा अमौखिक संचार हो गया, जो बिना बोले क्या, बिना बोले क्या है, हम संकेतों से, हाव भाव से करते हैं। उदाहरण के लिए मुस्कान हो गई, हम हंसते हैं तो हाँ खुश है, हाथ हिलाना हो गया चेहरे के भाव से, ठीक है ना। जैसे देखो ये थंब का दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है भाई, ओके ओके हम करते हैं ना। स्माइल का मतलब ठीक, स्माइल का मतलब भी ठीक होता है, हाँ खुश है, तुम्हारी बात जो कहीं हम उससे एग्री हैं। देखो आधुनिक युग में हिंदी भाषा, देखो आज हिंदी का उपयोग केवल पुस्तक तक सीमित नहीं है, यह तकनीक और इंटरनेट के साथ और भी आगे बढ़ चुकी है। अब देखो हिंदी भाषा अब सिर्फ पुस्तकों में लिखी नहीं जाती है, ये आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अब देखो यूट्यूब पे जो ब्लॉग्स आते हैं वो सारे हिंदी में होते हैं, बहुत सारी मूवी हो गई, रेडियो हो गई, सब क्या समाचार पत्र क्या हो गई, सब हिंदी में होते हैं। देखो सोशल मीडिया, यूट्यूब, समाचार चैनल, रेडियो, इंटरनेट, ये सब में क्या हिंदी बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभावी हो चुकी है। अब देखो हिंदी भाषा संप्रेषण संचार की भूमिका, हिंदी भाषा किस तरह से क्या भूमिका हिंदी लैंग्वेज जो है ना, वो अपनी क्या भूमिका निभाती है संप्रेषण और संचार में, ये समझेंगे। पहला होता है लोगों के बीच संवाद स्थापित करते, जो हिंदी है ना वो लोगों के बीच संवाद स्थापित करती है, डायलॉग देती है कुछ, ठीक है ना। शिक्षा के प्रसार में सहायक, अब देखो हिंदी भाषा जो है ना वो शिक्षा के प्रसार में बहुत ज़्यादा सहायक है, ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान करने में मदद मिलती है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है हमारी हिंदी लैंग्वेज, सामाजिक संस्कृति संबंधों को बढ़ाती है, मीडिया और जनसंचार को प्रमुख माध्यम है। और देखो विभिन्न भाषा, धार्मिक और संस्कृति तेजी से जुड़ती है। देखो सोशल मीडिया और संचार से कैसे, देखो हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो हमारी राजभाषा है। अगर हम किसी भी कोई इंपॉर्टेंट हमारा कोई नोटिस हो गया,
ठीक है ना। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया जो गवर्नमेंट इशू करती है, अगर वो नोटिस को अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज में निकाले, मान लो इंग्लिश में निकाले, तो वो नोटिस ना इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, वो लोगों तक पहुँच ही नहीं पाएगा, लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी सूचना को लोगों तक पहुँचाना, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करना। अगर हम चाहते हैं ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हों, तो हमको हिंदी भाषा का सहारा लेना ही पड़ेगा और लेना ही पड़ता है, ठीक है ना। बिकॉज हिंदी लैंग्वेज जो है ना वो एक जन जन की भाषा है, मतलब कि जन जन में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो हमने समझ लिया हिंदी भाषा संपोषण और संचार का क्या मतलब है। निष्कर्ष तो देखो कुछ नहीं है। अब देखो कॉमर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखो संपोषण का अर्थ बताना है तथा संपोषण और संचार के बीच आपसी संबंध बताना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आपको एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। देखो ये कौन है, प्रेषक है, ये प्राप्त करता है, ये क्या है, संदेश को भेज रहा है किसी माध्यम से, फिर ये से फीडबैक दे रहा है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा कम्युनिकेशन क्या होता है, बस यही है कम्युनिकेशन। आपको ये ढंग से समझ में आ गया तो आपको कम्युनिकेशन समझ में आ गया, ठीक है ना। बस यही होती है कम्युनिकेशन, यही होती है संप्रेषण। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने विचारों भावनाओं को, जो हम लोग को पढ़ा वही लैंग्वेज लिखी है, वही पैरा लिखा है, हम इसे स्किप करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचार, भावना, सूचना या संदेश को किसी अन्य व्यक्ति या समूह तक पहुंचाता है। और प्राप्तकर्ता मतलब कि जो अन्य व्यक्ति है वो कौन है, प्राप्त करता है। कौन है, प्राप्तकर्ता, जो किसी संदेश को प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीवर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। मैसेज भेजने वाला सेंडर होता है और रिसीव करने वाला जो प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहते हैं, ठीक है ना। प्राप्तकर्ता उसे समझता है तथा अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक देता है। क्या करता है, देखो मैंने आपको मैसेज भेजा, मैं हूँ रिसीवर, है ना, सॉरी मैं हूँ सेंडर, आपने रिसीवर प्राप्त करा, आप हो रिसीवर, ठीक है ना। उसके बाद आप मुझे फीडबैक दे रहे हो, उसकी प्रतिक्रिया दे रहे हो कि आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, यही सब होता है। देखो सरल भाषा में समझे तो अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, समझने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और समझना की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। आप देखो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, मतलब कि एकदम सरल भाषा में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको ना सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है ना। और देखो बहुत अच्छी तरीके से एकदम क्रिएटिव वे में आपको नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप एकदम मेट्रो में बैठ के पढ़ रहोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पर देखो एक ही शर्त है, एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। अब देखो संप्रेषण के मुख्य तत्व समझता है, कौन कौन से तत्व है। पहला होता है प्रेषक। हमने बहुत, अब कितनी बार हमने पढ़ते हैं, प्रेषक होता है जैसे हम सेंडर कहते हैं, संदेश होता है जैसे हम मैसेज कहते हैं, माध्यम किसी न किसी मीडियम से भेजते हैं ना, जैसे कि देखो पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। प्रेषक सेंडर कौन है, संदेश भेजने वाला। फिर होता है हमारा संदेश, वह विचार सूचना जो भावना जो भेजी जाती है। फिर हमारा हो गया माध्यम। माध्यम क्या हो गया, संदेश भेजने का साधन, जैसे कि भाषा हो गया, पत्र हो गया, फोन हो गया, ईमेल हो गया या संकेत आदि, ठीक है ना। फिर हमारा होता है प्राप्तकर्ता, जैसे हम रिसीव करते हैं, जो संदेश को क्या है प्राप्त करता है। फिर हमारा होता है फीडबैक, जिसे हम कहते हैं प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। देखो प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया जिसमें प्रेषक को पता चलता है कि संदेश समझ में आया नहीं आया। अगर मुझे फीडबैक दोगे तो मुझे समझ में आएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया नहीं आया, जो मेरे नोट्स थे उनने आपकी हेल्प करी नहीं करी, ठीक है ना। अगर आप मुझे फीडबैक नहीं भेजोगे ना तो भाई मैं बहुत ज़्यादा एकदम परेशान रहूँगा, यार पता नहीं कि जो मैंने नोट्स बनाए वो एग्जाम में आए नहीं आए, या फिर जो मैंने पढ़ाया बच्चों को समझ में आया नहीं आया, बच्चों को हेल्प करी नहीं करी, तो मैं एकदम परेशान हो जाऊँगा। अब अगर आप चाहते हो कि मैं परेशान हूँ तो यार प्लीज़, आप चाहते हो कि मैं परेशान ना हो तो यार प्लीज़ यार मैसेज कर दो, फीडबैक दे देना, ठीक है ना। बाकी आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने स्टोरी कनेक्ट करके आपको बताया अपनी ही, तो आपको आराम से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भाई मैसेज कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। देखो अब हम समझते हैं संचार मतलब कम्युनिकेशन। देखो संचार कम्युनिकेशन विचारों, सूचना, भावना अनुभव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करना है, जिससे आपसी समझ, सहयोग और संवाद स्थापित होता है, उसे कम्युनिकेशन संचार कहते हैं, ठीक है ना। अपनी भावनाओं को, अपना जो भी एक्सपीरियंस करा है उसका किसी को बताना, यही हमारा क्या होता है, संचार होता है। संचार के प्रकार कितने होते हैं, देखो 3 संचार के प्रकार होते हैं, है ना। मैंने आपको कितनी बार बता दिया। देखो ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। और देखो इस सब्जेक्ट के नाम से रिलेटेबल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे मिस नहीं कर सकते। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा होता है मौखिक संचार। आपको लिख कर आना है, अगर संचार का क्वेश्चन आया तो आपको लिख कर आना है कि संचार के कितने प्रकार होते हैं, और वो भी फ्लो चार्ट बना के, ठीक है ना। देखो फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, आपको एक गोला बनाना है जिसके अंदर आपको लिखना है क्या, जो भी है संचार के जो भी प्रकार होते हैं सब आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, आपको ऐसा करके आपको 3 लिखना है, ठीक है ना। कि पहला मौखिक संचार होता है, लिखित संचार होता है, फिर हमारा होता है क्या कहते हैं अमौखिक संचार। फिर इसके बारे में 2-3 लाइनें यहाँ पे लिख देना है, नहीं बस इतना लिख के आके उसके बाद फिर नीचे डिस्क्राइब कर देना है।
मौखिक संचार क्या होता है, लिखित संचार क्या होता है और अमौखिक संचार क्या होता है। जिससे कि आपके एग्जाम की लेंथ बढ़ेगी। देखो मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि फ्लो चार्ट मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। मैं अब भी आपसे कहता हूँ फ्लो चार्ट बनाकर आना, क्योंकि देखो अगर आप फ्लो चार्ट बना के आते हो उससे आपकी क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती है। एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है कि आंसर को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कराए बच्चे ने। साथ में एग्जामिनर को ये पता लगता है कि बच्चे को आंसर के बारे में सब कुछ पता है। तो फ्लो चार्ट बना कर आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। मैं आपको देखो ये सब फ्लो चार्ट ही है, मैंने आपको दे रखा है ना, ये देखो ये फ्लो चार्ट की तरह ही दे रखा है। तो आपको प्लीज़ 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 बना के आना है। बाकी पढ़ते हैं। देखो मौखिक संचार क्या होता है, जो बोल के किया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। लिखित संचार जो लिख के किया जाता है। अमौखिक संचार जो हाव भाव संकेत से करा जाता है। अब देखो हम पढ़ते हैं यहाँ पर संपोषण की प्रमुख विशेषताएं। देखो संपोषण की कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं ये पढ़ता है, इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के आना है। एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि संपोषण की विशेषताएं बताओ, तो आपको लिख के आनी है। यह एक सतत प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। मैंने आपको अपनी बात बताई, अब आप मुझे फीडबैक दोगे, ठीक है ना। फीडबैक दोगे, किसी ने किसी कोई डाउट होगा तो मैं उसे क्लियर करूँगा, ठीक है ना। फिर आप मुझे उस फीडबैक दोगे। तो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मान लो कि आप अपने टीचर से बात, आप अपने किसी फ्रेंड से बात करते हो तो आपकी बात चलती रहती है ना। आपने कुछ बताया, उसने कुछ बताया, फिर आप उसी के बारे में कुछ बता रहे हो, फिर वो एक नई बात बता रहा है, फिर आप उसके बारे में बता रहे हो। ऐसे मतलब क्या बातचीत चलती रहती है। तो क्या है, दिस इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब यह एक संपोषण एक सतत प्रक्रिया है जो चलती ही रहती है, ठीक है ना। चलती ही रहती है, चलती रहती है, इसका प्रभाव होता ही रहता है, ठीक है ना। प्रभाव होता ही रहता है, ठीक है ना। चलती रहेगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में होगा। दूसरा है, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति शामिल होते हैं। देखो अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो देखो 2 व्यक्ति शामिल होंगे। अब देखो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला बैठ के आप फोन अपना पकड़ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं वीडियो किसी न किसी को तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मेरी वीडियो को 2 से ज़्यादा लोग क्या है सुनेंगे। अब इन्हें सुनने पर बाद में सुनेंगे ना, तो क्या है, ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की प्रक्रिया होती है हमारा संप्रेषण, ठीक है। फिर हमारा आता है, इसमें संदेश का आदान प्रदान होता है। देखो इसमें किसी ना किसी संदेश का आदान प्रदान होगा। बिना संदेश के आदान प्रदान के, किसी विषय की, किसी सब्जेक्ट के आदान प्रदान के संप्रेषण एकदम संभव ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, जैसे कि आज का विषय क्या है, आज का संदेश क्या है, आपको इसका हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करना और एक 1 शॉट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करना, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। सिर्फ 60 नंबर का पेपर होता है, आप 60 में से 60 नंबर स्कोर करो। यही है आज के संदेश का मुख्य क्या मोटिव। फिर हमारा इसमें प्रतिक्रिया, फीडबैक आवश्यक। देखो मैंने आपको बताया ना, फीडबैक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक संप्रेषण में फीडबैक ही होता है। बिना फीडबैक के जो संप्रेषण होता है ना, वो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं माना जाता है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि संप्रेषण अगर फीडबैक देंगे तो भाई जो सेंडर है, जिसने मैसेज को सेंड कर दिया उसे पता ही लग पाएगा उसका मैसेज पहुंचा नहीं पहुंचा, समझ में आया नहीं आया, है ना, कुछ पता नहीं लग पाएगा। तो फीडबैक बहुत जरूरी होता है। यही केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता है, इसमें संकेत, हाव भाव, लिखित माध्यम आदि भी आते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, संप्रेषण और संचार के बीच में हम अंतर समझते हैं। संप्रेषण संचार के बीच में अंतर क्या, देखो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या कहते हैं सीमित हो सकता है, पर जो संचार है ना ये व्यापक होता है। इसमें हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये एक व्यापक व्यक्ति समूह होता है, समूह से समूह तक, जन समूह तक हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मेरा क्या है, ये जो मैसेज है ये काफ़ी सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है ना। जितने बच्चों के पास भी हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी ए होगा वो सब देखेंगे, कनेक्ट करेंगे इससे। इसमें केवल संदेश भेजने पर जोर दिया जाता है, पर संचार में क्या है, इसमें संदेश के साथ साथ समझने पर भी जोर दिया जाता है। ये अपेक्षाकृत सरल होता है, ये अधिक जटिल और व्यापक होता है। यह व्यक्तिगत स्तर को बढ़ाता है। तो दोनों थोड़े सेम है, थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। थोड़ा व्यापक रूप में होता है, ये थोड़ा कुछ लोगों तक सीमित रहता है। देखो संप्रेषण और संचार की आपसी संबंध, इनका आपसी संबंध देखो दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे को अधूरे हैं, ठीक है ना। देखो संप्रेषण संचार की मूल इकाई है, संप्रेषण जो है ना संचार की मूल इकाई है, ठीक है ना। मतलब कि संप्रेषण में से ही संचार कह सकते हैं, ठीक है। संप्रेषण क्या है, संचार के अंदर से संप्रेषण निकला, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। संप्रेषण के बिना संचार संभव नहीं है, संप्रेषण के बिना संचार संभव नहीं है। अगर संप्रेषण होगा तभी हम संचार कर पाएंगे। संप्रेषण वह माध्यम है जिसके द्वारा संचार की प्रक्रिया होती है। देखो संप्रेषण के माध्यम से क्या संचार की प्रक्रिया होती है। संप्रेषण को भेजा के संदेश जब व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचता है तो उसे संचार कहते हैं, ठीक है ना। जब हम कम्युनिकेशन के जरिए किसी भी संदेश को भेजते हैं तो उसे संचार कहते हैं। संप्रेषण व्यक्ति स्तर पर भी होता है, जबकि संचार सामाजिक स्तर पर होता है। दोनों का उद्देश्य सेम हो जाता है, समझना समझाना, ठीक है ना। अब देखो निष्कर्ष है, आपको ऊपर से आपको यहीं से रीड कर लेना है, मैं आपको निष्कर्ष नहीं पढ़ा रहा, बिकॉज जो हमने ऊपर पढ़ा है उसकी ही समरी निष्कर्ष में लिखी होती है। यहाँ पे आप 3 4 5 6 7 8 कितने भी लाइन अपने एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो हमने दूसरे क्वेश्चन पे आता है। देखो दूसरे क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण के प्रमुख वादक तत्व, मतलब कि बाधाएं। थोड़ा वादक गलती लिखा है, देखो हिंदी की नोट्स बनाने में कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, देखो उसको इग्नोर करना, ठीक है ना। थोड़ा आपको इतना तो समझ में आएगा कि ये लिखा क्या है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, देखो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर कमेंट करो यार सर आपको लिखना नहीं आता क्या, आ गई, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। देखो वादक तत्व बताना है,
सब कम्युनिकेशन करते समय कुछ बैरियर्स आते हैं, वो हमें बताने हैं। साथ में संप्रेषण बाधाओं का विवरण, अगर कोई बाधाएं आती हैं तो उसको दूर कैसे करें, उसका उस से हम ओवरकम कैसे करें, ये बताना। तथा संप्रेषण लेखन के विभिन्न तत्वों का वर्णन करना है। जो भी एलिमेंट्स होता है ना कम्युनिकेशन के लिखते समय, उन सबका हमें क्या है विस्तार से बताना है, वर्णन करना है। अब आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन क्या बोलना है। पहले हमें इसके क्या है, संप्रेषण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी आती है, वेरियस की। देखो संप्रेषण की प्रमुख संप्रेषण की प्रतिक्रिया को सफल बनाने के मुख्य तत्व कौन कौन से, तो पहले हमारा सेंटर होता है जो मैसेज को भेजता है, फिर मैसेज चैनल्स होता है जिनके माध्यम के द्वारा संदेशों से बोला जाता है। पर वहीं चैनल्स के अंदर ही क्या होता है, चैनल्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिससे क्या है कोई मीडियम जो भी हमारा माध्यम होता है ना, इसी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिससे हमारे संप्रेषण में, हमारी कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है ना। फिर प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त करता है, फिर उसका फीडबैक देता है, फिर कंटेक्ट मतलब संदेश उसका पता लगता है। देखो अब समझते हैं मेन जो क्वेश्चन बोला था, संप्रेषण बाधा और उनके निवारण के उपाय। देखो संप्रेषण की बाधा क्या होती है, देखो आपको इस तरफ बाधाएं दे रखी हैं, बैरियर्स दे रखे हैं, और इस तरफ उसका सॉल्यूशन दे रखा है। पहले हमें क्या करके बैरियर्स और सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखो पहले हमारी पहले हम देखते हैं क्या क्या हमारी बाधा दे रखी है। पहले हमारी बाधा है, 1 मिनट से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके अब देखो, नहीं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो कहीं आपको दिखे ना, फिर हम नीचे कर लेंगे ना सही। 1 मिनट। हाँ, पहले हमारी होती है भाषाई बाधा। भाषाई बाधा क्या होते हैं, कठिन भाषा का यूज़ करना, शब्दों गलत अर्थ निकालना। देखो भाषाई बाधा क्या होती है, हम लैंग्वेज बैरियर्स कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लो कोई भी हमारा प्राप्त रिसीवर है, सॉरी जो सेंडर है, जो मैसेज को भेजता है, वो उसकी जो लैंग्वेज है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज, वो हिंदी की ना बहुत ज़्यादा कठिन कठिन शब्दों का यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा कठिन कठिन शब्दों का यूज़ कर रहा है। तो जो प्राप्त करता है ना, वो ढंग से नहीं समझ पाएगा कि क्या रहा है। और मान लो अगर वो किसी वर्ड का मीनिंग बता रहा है जो हमारे हमारे क्या कहते हैं, हम मतलब कि एक वर्ड है जिसका मीनिंग उसकी लैंग्वेज में अलग है और हमारी लैंग्वेज में अलग है, तो क्या है इसमें बैरियर्स क्रिएट होती है। ठीक है ना। भाषाई बाधा कहता है जब कठिन शब्दों का यूज़ करते हैं तो ये उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो हमें क्या है, कम्युनिकेशन करते समय सरल वर्ड का यूज़ करना है, तो यही इसका यही इससे ओवरकम हो गया। पढ़ेंगे आगे क्या दे रखा है। दूसरा हमारा हो गया शारीरिक बाधा। देखो शोर शराबा, दूरी और बीमारी, थकान आदि। देखो शारीरिक बाधा जिसे हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, शारीरिक बाधा का मतलब होता है, मान लो कि अगर शोर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन करते समय अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आए, जैसे पहले आपने मेरी अगर पहले की वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा, जब मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड करता था ना तो बहुत ज़्यादा शोर आता था, मतलब कि बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा शोर आता था। ठीक है। और अब जब बच्चों के फीडबैक आए तो मुझे उस शोर के बारे में पता लगा। मान लो अगर फीडबैक नहीं आते तो मुझे पता लगता कि मेरी वीडियो में कुछ शोर आ रहा है ना। चलो पहले ये बात समझते हैं कि बाधा है क्या, शोर से बाधा क्या उत्पन्न है। देखो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पीछे से शोर आता था ना, तो बच्चों के मैसेज आते थे कि सर आपकी वीडियो में ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा, जिससे कि हम ढंग से पढ़ाई कर नहीं पाते। तो मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि हाँ शोर आता है। पहले मैं क्या है कूलर और पंखा चलाकर वीडियो रिकॉर्ड करता था, जिसके अंदर से मेरे पास कोई माइक तो है नहीं, मेरे पास नॉर्मल ब्लूटूथ है। तो जब मैं रिकॉर्ड करता था ना तो क्या है, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती थी, पंखे की आवाज़ जो है ना, बहुत ज़्यादा पंखे की आवाज़ आती थी, कूलर की आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती थी, जिससे बहुत ज़्यादा शोर आता था। सच में मैंने अपनी वीडियो खुद सुनी है, मेरे चैनल पर डली हुई है बहुत सारी वीडियो, इंटरनेशनल बिजनेस की डली हुई जिसमें बहुत ज़्यादा शोर है। हिंदी ए दूसरा एक सब्जेक्ट है, पार्ट 2 की उसकी वीडियो डली, उसमें बहुत ज़्यादा शोर है। तो क्या है कि ये क्या था, ये बैरियर्स थे। क्या था बैरियर्स, क्या था, शोर शराबा हो रहा था, जिसके कारण क्या है ढंग से मेरी बात को ढंग से नहीं समझ पा रहे थे बच्चे। ठीक है। फिर दूसरा होता है बीमारी। मान लो कि अगर मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, मेरे को बुखार आ रहा है और मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है ना। क्योंकि मेरे अंदर खुद थकान हो रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है ना। मान लो अगर आप बीमार हो तो आप भी क्या ढंग से उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। ठीक है। फिर है थकान, अगर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, है ना, या मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैं ढंग से आपको इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं पढ़ा पाऊंगा, या फिर आप डिप्रेशन में हो तो आप भी ढंग से नहीं समझ पाओगे। तो ये हमारी शारीरिक, हमारी फिजिकल बैरियर्स हो गए। फिर हमारा आता है मनोवैज्ञानिक, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी बैरियर्स कहते हैं। जैसे मैं अगर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, फियर है किसी चीज़ से, तो मैं ढंग से अपनी इन्फॉर्मेशन को आपको नहीं पहुँचा पाऊंगा। दूसरा है तनाव, अगर मुझे बहुत ज़्यादा तनाव है, स्ट्रेस फील हो रहा है, तो भी मैं अपनी बातों को आपको नहीं समझा पाऊंगा। हीन की भावना है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मैं आपको क्या है नहीं पहुँचा पाऊंगा अपनी इन्फॉर्मेशन ढंग से। फिर हमारा तकनीकी बात होता है। देखो अगर मान लो वीडियो रिकॉर्ड करते करते अगर इंटरनेट चला जाए तो मैं आपको ढंग से नहीं बता पाऊंगा। मान लो कि मैं वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, देखो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। अगर मैं वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहा हूँ, उस समय अगर मेरा इंटरनेट ढंग से नहीं काम कर रहा, तो जो मेरी वीडियो जो अपलोड होगी ना, वो पता किस में 220 HP में हो जाएगी या 144 HP में, जिसमें आपको क्लियर शब्द दिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल क्लियर शब्द। तो उसमें क्या कि ढंग से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो ये तकनीकी बैरियर्स हो गए। या फिर मैं मान लो किसी से बात कर रहा हूँ कॉल पर, और उस समय अगर नेटवर्क का इशू हो गया, अगर नेटवर्क का इशू हो गया तो मेरी बात कट के जाएगी, उसकी बात कट के आएगी, जिससे क्या है कम्युनिकेशन बैरियर्स ये भी क्रिएट होता है। ठीक है ना। जिसमें तकनीकी उपकरणों की खराबी और नेटवर्क समस्या आदि, ये सब होना तकनीकी बैरियर्स होता है। ठीक है।
हमारा चौथा आ गया अर्थ संबंधित वादा। संदेश स्पष्ट होना, मतलब कि पूर्ण तरीके से संदेश नहीं देना, ठीक है ना। और गलती और क्या गलत फैमिली पैदा होना, मान लो कोई ढंग से मैंने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जिससे क्या गलत फैमिली पैदा होगी, तो ये हमारी होती है। अब देखो हम इनसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, मतलब कि इनका निवारण कैसे कर सकते हैं। पहला हमारा तो भाषा वादा, जिसके अंदर क्या था को कठिन शब्दों का यूज़ करना होता था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे ओवरकम करने के लिए अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावी बनाना है, निवारण करना है उनका, तो पहले हमें करना पड़ेगा सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। जो हमारा स्रोत की भाषा है ना, भाषा और समझने के अनुसार हमें बात करनी पड़ेगी। जो भी मान लो कि मुझे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो किस भाषा में कंफर्टेबल है, तो मैं उसी में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी हिंदी हिंदी खा थी, उसके अंदर ना साहित्य के बारे में पढ़ाया था मैंने, हिंदी साहित्य था वो। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज थी, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी, मैंने नोट्स बना दी। उसके बाद मुझे कमेंट आया कि सर बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज लिखी है। तो फिर मैंने उस दिन से क्या देखा कि नहीं, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज समझ में आती है। तो मैंने अपने सारे नोट्स जो थे ना, वो मैंने बहुत ज़्यादा ईजी हिंदी लैंग्वेज में बनाता हूँ, पर बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है ना। कि जो मेरे प्राप्तकर्ता हैं, जो मेरी मैसेज को प्राप्त करेंगे, उन्हें किस तरह से समझ में आता है, कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, तो उस पर अपने मैसेज को क्रिएट करना, ठीक है ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कनेक्ट हो पाए मेरे से, ठीक है। अब हमारा शारीरिक बाधाएं थी, जिसके अंदर क्या था शोर शराबा, दूरी, बीमारी, थकान। तो उसमें क्या है, हमें अपनी कम्युनिकेशन एकदम शांत वातावरण में करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अब क्या है, पहले पंखा चलता था, कूलर चलता था। अब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, देखो 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट ऐसे की वीडियो रिकॉर्ड होती है। अब मैं जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, गेट लगाकर, पंखा कूलर सब कुछ बंद करके जब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि शोर ना आए। बहुत ज़्यादा पसीना टप 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 करता है, पर मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड पंखा बंद करके ही करता हूँ, ताकि शोर ना आए, ठीक है ना। बिकॉज जब तक अच्छा माइक ना खरीदूँ, जब तक तो मैं ऐसे ही करूँगा, ठीक है ना। जब अच्छा माइक खरीदूँगा, अगर उसके अंदर नॉइज़ नहीं रिकॉर्ड होगी पंखे वंखे की, तो पंखा चला के रिकॉर्ड करेंगे। देखो यार प्लीज़ यार, बहुत मेहनत कर दो यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार भाई, प्लीज़ यार, है ना। तो हम अपने क्या है, शांत वातावरण में यूज़ करेंगे, शांत वातावरण का यूज़ करेंगे। फिर है अति दूरी और क्या कहता है स्वास्थ्य पर ध्यान। और हम देखो ज़्यादा दूरी नहीं करेंगे, हम अपनी जो बातचीत करेंगे ना, वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं करेंगे, ठीक है ना। आमने सामने बैठ के बातचीत करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ताकि क्या है हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएँ। फिर हमारा मनोवैज्ञानिक बाधा करते समय भय, तनाव, है ना, डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस और फियर, ये सब होता है। तो क्या है, हम बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होकर, एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर किसी से बात करेंगे। जैसे मैं हूँ, पहले की वीडियो में हो जाता क्या कहता है, हम्बल होता था, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते थे, वैसे हम्बल तो मैं अभी भी होता हूँ, ठीक है ना। कुछ बातें जो है हिंदी बोलते बोलते थोड़ी जीभ लड़खड़ा जाती है, तो देखो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना। फंबल कहते हैं ना, हम्बल नहीं कहते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर सकारात्मक सोच रखें अपनी। देखो अगर हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, तो सबसे हमें ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगर हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखेंगे ना, तो भाई सच में सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर मैं सेंडर हूँ, मैं किसी को कोई भी बात मैसेज पहुँचा रहा हूँ, तो मुझे पॉजिटिव सोच रखनी है। साथ में अगर आप रिसीवर हो, अगर आपकी पॉजिटिव सोच नहीं है ना, आप सोचोगे यार कितना हार्ड सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ूंगा मैं, कल तो एग्ज़ाम है, या फिर अभी 1 घंटा एग्जाम है, मेट्रो में जा रहा हूँ, मेट्रो में क्या ही पढ़ूंगा मैं, क्या ही पढ़ लूँगा, मतलब ऐसा सोचोगे ना, तो भाई सच में आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपको एकदम पॉजिटिव सोच रखनी है। 1 घंटे की वीडियो है, 1.5x पे देख ले रहा हूँ मैं, कल मान लो कल एग्जाम है आपका, तो 1.5x की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, 1.5x पे देख रहा हूँ, ऐसे ही क्या कहता है 30-45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी वीडियो। उसका नोट्स रीड कर दूंगा 1 से 2 बार, फिर कल सुबह मॉर्निंग में वीडियो उठ के देख लूँगा 2x पर, फिर एक बार मेट्रो में जाते थे नोट्स रीड कर लूँगा उसका। देखो क्या गजब आपका पेपर जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा सोचोगे, और वहीं अगर आप सोचो नकारात्मक सोचोगे, और अगर मान लो आपका 2 दिन भी है ना, और अब नकारात्मक सोच आपकी, तो भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे बस 2 दिन में कैसे कंप्लीट करूँगा। वहीं अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो, तो अगर आप मेट्रो में भी हो ना, तो भी आप 2x स्पीड पर वीडियो देखो, एक बार नोट्स रिवीजन करो। नोट्स रिवीजन करने में बिल्कुल टाइम लगेगा आपको, फ्लो चार्ट के जरिए इतने शॉर्ट नोट प्रोवाइड करें ना, कि बस आपका नोट्स जो, अगर आप एक बार सारे क्वेश्चन रीड करोगे ना, मुश्किल से मुश्किल आपको 15 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। नहीं तो भाई मतलब जल्दी करोगे तो 10 मिनट में नोट्स रिवीजन, ठीक है ना। इस तरह से नोट्स बनाया गया आपको, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन देना, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में, ताकि आप क्या जल्दी सब कुछ रिवाइज कर सको, मेमोराइज कर सको, इसीलिए। फिर हमारा आ गई तकनीकी बाधा। देखो तकनीकी बाधा क्या थी, कोई हमारी टेक्नोलॉजी में कुछ बैरियर्स आ जाता है, जैसे मान लो बातचीत में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, इंटरनेट में ऐसा, तो उसके लिए कैसे कैसे तकनीकी संसाधनों की जांच करेंगे। हम जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं फ़ोन का जाँच करूँगा कि अपना, मतलब अगर मैं इंटरनेट का यूज़ करूँ तो मैं देखूँगा कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक तो है ना। कोई भी मैं इंटरनेट का, जैसे वाईफाई है ना, इसकी कनेक्टिविटी ठीक तो है। अगर मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्या ऐसा तो नहीं है कि गंदी क्वालिटी में वीडियो जाए,
ढंग से इंटरनेट ना चल रहा हो तो सबके इन सब का क्या ध्यान रखूंगा। फिर हमारी अर्थ संबंधित बात होती है, इसमें क्या है संदेश को स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता, तो मैं क्या है संदेश को स्पष्ट रूप से कहूँगा, संक्षिप्त कहूँगा और व्यवस्थित रूप से कहूँगा। ऐसा नहीं कि किसी भी मैसेज को बहुत ज़्यादा बड़ा चला के एकदम लॉन्ग रूप में कह रहा हूँ। मान लो अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी तरीके से किसी चीज़ को लिख कर या बोल के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगा वो। तो क्या है मैं अपने नोट्स को अपने संचार को क्या है बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा, ताकि संक्षिप्त रखूँगा, ताकि लोगों को आसानी से जल्दी समझ में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा ना बन जाए मेरा, ठीक है ना, हार्ड डाटा ना बन जाए। और आवश्यक जानकारी पूरी दें, जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है उसे पूरी देंगे, ठीक है ना, ताकि कोई भी क्या कोई कन्फ्यूजन या गलतफहमी ना बने। संप्रेषण बाधा दूर करने के समान उपाय कौन कौन सा है? देखो शब्दों का सही चयन करना है ना, सरल और स्पष्ट शिष्ट शब्दों का यूज़ करना, शोधकर्ता की रुचि और आवश्यकताओं को समझना, ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। तो सबसे संप्रेषण में संचार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा लिसनिंग पावर, हमारी लिसनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है ना। अगर हमारी लिसनिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। फिर हमारा प्रतिक्रिया फीडबैक आवश्यक लें, सबसे इंपॉर्टेंट फीडबैक होता है, प्लीज़ फीडबैक देना, ठीक है ना। अब देखो हमसे संप्रेषण के तत्व पूछे थे। देखो संप्रेषण के तत्व क्या क्या होता है? पहला हमारा पर्पस, देखो उद्देश्य, पहला हमारा संप्रेषण के तत्व सबसे पहला हमारा था उद्देश्य। लेखक का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि किस जानकारी प्रेरणा संदेश या आवेदना के लिए लिखा जा रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिखने का उद्देश्य क्या है, किस जानकारी के लिए हम दे रहे हैं। मेरा उद्देश्य है आपको अच्छे से हिंदी भाषा और संप्रेषण और संचार को एकदम आपकी अच्छी तैयारी करा देना, जिससे आपके 60 में से 60 नंबर आए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। फिर होता है श्रोता, मतलब कि ऑडियंस, जिसके लिए लिखा जा रहा है उसकी आयु, शिक्षा, रुचि और को समझ को ध्यान में रखना। मैंने सबसे आपका एनालाइज करा कि आप बीकॉम बीए के छात्र हैं, तो मैंने बीकॉम बीए दोनों का कंटेंट लिया। देखो दोनों का सेम ही होता है, इस सब्जेक्ट का कंटेंट, आपकी आयु देखी उस हिसाब से मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया। फिर है विस्तार विषय प्रस्तुत, आपको क्या है विषय वस्तु सही, ठीक है ना, पूर्ण और तथ्यात्मक होना चाहिए। जो भी चीज़ें वो सारी सही और तथ्यात्मक, फैक्ट्स सारी चीज़ें अच्छी हों, ठीक है ना। फिर हमारा है अच्छा डाटा हो, मैंने कोई गलत डाटा या गलत नॉलेज ना लिखी हो। फिर है ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर मतलब विचारों को अच्छे एकदम सीरियल वाइज एकदम अच्छे क्रम से लिखना, व्यवस्थित करना चाहिए। और भूमिका, रूपरेखा, भाग और निष्कर्ष को अच्छे से लिखना। मैंने भूमिका लिखी, इसका मुख्य भाग लिखा, उसका निष्कर्ष लिखा। हर क्वेश्चन मेरा इसी तरह चलता जा रहा है, जिससे आपको सबको समझ में आए, इसकी भूमिका समझ में आए, इसका मुख्य भाग, इसकी जो मेन बॉडी इसके समझ में आए, फिर बाद में आपको निष्कर्ष भी समझ में आए। फिर हमारा भाषा शैली, लैंग्वेज और स्टाइल, देखो मैंने सरल भाषा का यूज़ करा, हिंदी का यूज़ करा, स्पष्ट शब्द लिखे, ज़्यादा हार्ड शब्दों का यूज़ नहीं करा, जिससे क्या मेरी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बने। फिर संक्षिप्तता, इसमें क्या है आवश्यक बात को संक्षेप और स्पष्ट रूप से लिखे, ताकि अनावश्यक विस्तार ना बढ़े, फालतू में चीज़ें बड़ी ना हो। फिर है शुद्धता, देखो मैंने एक्यूरेसी को रखा, तथ्यों को रखा, ढंग से तथ्यों को रखा, आंकड़ों को रखा, ताकि क्या नामों को और तिथियों की शुद्धता सुनिश्चित करी, ठीक है ना। मान लो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं हिस्ट्री में ध्यान रखूँगा कि मैं ठीक डाटा तो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, ठीक डेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि क्या एग्जाम में आपकी कोई गलती ना हो, ठीक है ना। फिर है पूर्णता, कंप्लीटनेस, संदेश में सभी आवश्यक सूचनाएं होनी चाहिए। जितने भी मान लो मैं हिंदी भाषा संप्रेषण संचार पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इसमें सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने, कोई भी मुझे छोड़ना नहीं है। मुझे ये नहीं देखना कि इससे वीडियो की लेंथ ना बढ़ जाए या फिर ज़्यादा क्वेश्चन ना हो जाए। मुझे ये नहीं देखना, मुझे सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने, ताकि वीडियो की लेंथ कितने भी बढ़े, चाहे कितने भी लंबे नोट्स हो। फिर है विनम्रता, मुझे अपनी बातों में विनम्रता शिष्टा रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ताकि आपको जैसे समझ में आए। मान लो मैं एकदम उल्टी सी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ किसी से भी, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कठोर हो, मतलब एकदम अजीब तरीके से कर रहा हूँ, एकदम गुस्से में कर रहा हूँ, तो क्या उसे समझ में आएगा? और अगर मेरे अंदर विनम्रता नहीं होगी तो मैं उसे कुछ बात समझ पाऊंगा तो नहीं ना, बस यही। फिर निष्कर्ष आपको पता ही है, निष्कर्ष में आपको लिख देना है जो भी हम लोगों को पढ़ा है वही आपको लिख देना, ठीक है ना। अब देखो एक और चीज़, हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया है, आप रीड करो फिर पढ़ाता हूँ। देखो इसमें क्या रखा है, संप्रेषण मानव। देखो ये मानव है यार, हर क्वेश्चन में गलती हो रही है क्या, ये मानव लिखा है, मानव नहीं लिखा, मानव लिखा है, ठीक है ना। संप्रेषण मानव, ठीक है ना, मनुष्य मान लो मानव में लिखा है ये मानव, ठीक है ना। संप्रेषण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो जो संप्रेषण है ना, वो मानव जीवन में सतत कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो संप्रेषण है वो कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। जब हमने इस चैप्टर को समझा था, चैप्टर के नाम को समझा था, जब ये सब आ गया था। साथ में हमें बताना है कि इस पर अपने विचार व्यक्त करना है, और अथवा में क्वेश्चन और है संचार क्या है, और संचार के विभिन्न प्रकार की अवधारणा संचार के विभिन्न प्रकार को समझाना है, ठीक है ना, कौन कौन से। देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया, दोबारा पढ़ देते चलो एक बार। मनुष्य क्या एक सामाजिक प्रणाली है, वह अपने विचार को भावनाओं को प्राणी है, वह अपने विचार भावनाओं इच्छाओं और सूचनाओं को दूसरों तक पहुँचाने, एक मिनट, हाँ, वह क्या अपनी भावनाओं को इच्छाओं को
और सूचना को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों को क्या है, दूसरों से प्राप्त करता है। ये प्रक्रिया संप्रेषण और संचार कहलाती है। ये हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सों और संदेशों तो चलती है, ठीक है ना। एक क्या है, इंसान अपनी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, ठीक है ना, फिर उसका फीडबैक लेता है, तो क्या है, ऐसी चलती रहती है। देखो संप्रेषण क्या है, समझते हैं। देखो संप्रेषण क्या है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है, देखो एक मिनट, संप्रेषण क्या है। देखो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, जानकारी या संदेशों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे ही संप्रेषण प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जब एक आदमी अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, नए नए थॉटों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया देखो हमने ऊपर पढ़ ली है, एक बार और देख लेते हैं। देखो आपको फ्लो चार्ट मस्ट है, आपको बनाकर ही आना है एग्जाम में, है ना। पहले हो गया हमारा प्रेषक, जो भेजने वाला व्यक्ति, संदेश हो गया, फिर कोई माध्यम हो गया, रास्ता, फिर हमारा प्राप्तकर्ता हो गया, फिर वो क्या, फीडबैक देता है। तो देखो ये आपको बनाकर आना, ये मस्ट है। ये जो है ना, ये आपको बनाकर आना है, मस्ट है भाई। मैं 12 बोला, आपको बनाकर आना ही है, ठीक है ना। अब देखो संप्रेषण मानव जीवन में सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस पर कथन करना था ना, देखो हम जन्म से ही संप्रेषण की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं ना, जब हम इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा है हमारा, हम अपने विचारों, भावनाओं और आवश्यकताओं को अपने परिवार, मित्रों तक और समाज तक पहुंचाते हैं। देखो अगर हम अपनी भावनाओं को अपने परिवार वालों को बताते हैं ना, मम्मी को बताते हैं, पापा को बताते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, है ना, अपने टीचर से कोई भी डाउट होता है उसको पूछते हैं, तो उसे संप्रेषण कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, अपनी भावना, विचारों को दूसरों को बताना, ठीक है ना। यह प्रक्रिया केवल बोलने तक सीमित नहीं होती। देखो ये जो प्रक्रिया है ना संप्रेषण, किसी बोलने तक सीमित नहीं होती, बल्कि लिखना, इसे हम लिख भी सकते हैं, संकेतों में भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो यह प्रक्रिया केवल बोलने तक सीमित नहीं होती, बल्कि लिखने, संकेत करने और चेहरे के भाव दिखने, सुनने और समझने तक भी फैली होती है। देखो हमारा दिन सुबह से रात तक संप्रेषण की असंख्य गतिविधि से भरा होता है, जैसे बात करना, पढ़ना, लिखना, सुनना, मोबाइल पे चैट करना, ये सब क्या है, संप्रेषण ही है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, ये सब क्या है, संप्रेषण है। अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी दे रही होता है ना दूसरों को, या फिर ये बता रही होता है, चलो हम कहीं घूमने गए, उसकी हमने पोस्ट करी, तो हम बता रहे होते हैं कि हम घूमने गए, तो ये सब क्या है, संप्रेषण है। संप्रेषण व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा और व्यावसायिक जीवन के में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखो संप्रेषण जो है ना, वो एक व्यक्तिगत रूप से उसकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, साथ में सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो अभी आप अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, किसके कम्युनिकेशन तो कर रहा हूँ, मैं आपसे समझा रहा हूँ, तो क्या आपकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में व्यावसायिक जीवन के लिए, बिजनेस के लिए भी संप्रेषण बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है ना। और हिंदी में संप्रेषण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो संचार क्या है, हमने यहाँ संप्रेषण क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लेना है, यहाँ तक निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है। अब देखो संचार का अर्थ है विचारों, भावना, सूचनाओं और संदेशों को, एक मिनट, हाँ, संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, समूह तक आदान प्रदान करना, यही संप्रेषण की विस्तृत एक व्यापक रूप है। देखो संचार के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। देखो पहला हमारा होता है सेंडर, दूसरा हमारा होता है संदेश, मतलब मैसेज, है ना। मान लो मैं अपने मैसेज दे रहा हूँ, तो वो मैसेज हो गया। फिर हमारा होता है माध्यम, किस माध्यम से दे रहा हूँ, मीडियम हो गया, है ना। फिर हमारा हो गया प्राप्तकर्ता, आपको मतलब कि मैसेज मिल गया, रिसीव हो गया, रिसीवर हो आप। फिर फीडबैक, आप क्या है, मुझे फीडबैक देते हो, तो यही हमारा संचार हो गया, संचार की मुख्य तत्व हो गया। देखो संचार के विभिन्न प्रकार, मैंने आपको ऊपर बताया संचार के 3 प्रकार होता है, लिखित, मौखिक और अमौखिक। लिखित जो लिखकर, मौखिक जो बोलकर, और अमौखिक जो ना हम लिखकर, हम किसी भी शब्द का यूज़ नहीं करते, ना लिखने के रूप में ना बोलने के रूप में, इशारों से, चेहरे के हाव भाव से, इस सबसे हम करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से, ठीक है ना। देखो मौखिक है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसमें बोलकर विचारों को, सूचना को आदान प्रदान कराया जाता है। जैसे उदाहरण पे बातचीत हो गई, है ना, भाषण हो गया, और टेलीफोन के माध्यम से, और कक्षा में चर्चा, जब हम अपनी क्लास में चर्चा करते हैं ना, ये सब क्या है, हमारा मौखिक संचार हो गया। अपने टीचर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने फ्रेंडों से कर रहे हैं क्लास के अंदर, या क्लासमेट से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन संचार क्या होता है, हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम लिख कर करते हैं। इसमें लिखकर विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, उदाहरण के लिए पत्र, ईमेल, समाचार पत्र और पुस्तक नोट्स आदि। फिर हमारा था अमौखिक, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, इसमें बिना बोले संकेत और हाव भाव, चेहरे के भाव आदि संदेशों को दिया जाता है। उदाहरण के लिए मुस्कान हो गई, हम मुस्कान करते हैं, हंस स्माइल करते हैं, इंसान को समझ में आता है। देखो ये जो होता है ना, ये यूनिवर्सल साइन होता है, मतलब कि हर जगह इनका एक सेम ही मतलब होता है। अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो इसका एक ही मतलब होगा कि हम खुश हैं, हम एग्री कर गए उसकी बात से, ठीक है ना। उसका दूसरा क्या है, सिर हिलाना। अगर हम सिर हिलाते हैं तो हाँ, इसका मतलब हाँ होता है, हाँ ठीक है, ठीक है ना। कोई बात बोली तो हाँ, उसके लिए हम सहमत हैं। फिर हम होता है हाथ के इशारे, हम हाथ के कुछ इशारे करते हैं, जैसे थम, ये थम दिखाई दे रहा है आपको, थम से मतलब ओके, ठीक है। और चेहरे के हाव भाव, जैसे स्माइल करना, खुश, ठीक है, और ऐसे सैड होना मतलब कि हम दुखी हैं भाई,
ठीक है ना। ये क्या है, यूनिवर्सल साइन होते हैं, यही हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो आमुखी संचार के कुछ रूप होता है, देखो इनको समझो से नेत्र से संकेत करना। हम ऊपर नीचे करते हैं, मतलब कि ऊपर देखो, नीचे देखो, नीचे देखो। अगर हम दाएं की तरफ करते हैं, देखो दाएं, तो उसका क्या दाएं देखना होता है। अगर हम बाएं करते हैं तो मतलब लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट देखना, और राइट की तरफ करेंगे अपनी आंखें तो राइट में देखना, है ना। ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर देखना, नीचे करेंगे तो नीचे देखना। ये तो सबको पता है ना, नॉर्मली होता है ना। फिर है चेहरे के भाव, स्माइल, मतलब देखो खुश है तो क्या है, हम खुश हैं। फिर है हाव भाव। फिर है शारीरिक भाषा, हेलो करना, किसी से हाथ मिलाना। फिर है दूरी बनाना, अगर हम किसी से दूर खड़े हैं तो हम चाहते हैं कि वो हमसे दूर रहे। तो ये हमारे कुछ आमुखी संचार के कुछ रूप हो गए। अब देखो संचार के महत्व, देखो संचार के महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारी संचार की कम्युनिकेशन की। ये क्या है, पहला है हमारा समझ को संबंध बनाता है, समझ और संबंध बनाता है। क्या हमारी समझ को बढ़ाता है और हमारे संबंध बनाता है दूसरों के संग, हमारे संबंध रिलेशनशिप बनाता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है। किसी भी इंसान के संग रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर है शिक्षा और ज्ञान में प्रसार करता है। देखो कम्युनिकेशन शिक्षा का और ज्ञान का प्रसार करता है। फिर समाज और देश को एकजुट करना, हमारी सोसाइटी और हमारे देश को, कंट्री को क्या है, ये एकजुट करता है। फिर है व्यावसायिक कार्यों में सफलता दिलाता है ये, और मानव जीवन को आसान और शुद्ध और व्यवस्थित बनाता है, ठीक है। आपको निष्कर्ष पढ़ लेना है आपको, ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसी का क्या है समरी लिखा है। अब देखो विभिन्न विद्वान, जो हमारे बहुत सारे विद्वान रहे हैं, उनके थिंकर को पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारे थिंकर्स रहे हैं उनके थिंकिंग को पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या थिंकिंग थी हमारी हमारे संपोषण और संचार की, ठीक है ना। विभिन्न विद्वानों के मतों को हम उल्लेख करते हुए संपोषण की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। जो हमारे थिंकर रहे ना, उनकी थिंकिंग को देखेंगे, क्या क्या थिंकिंग रही है, ठीक है ना। अब देखो मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, प्राणी है, ये हमने बार हम पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ लेना है। देखो डायरेक्ट हम विभिन्न विद्वानों के मत पर आते हैं। देखो पहला हमारा हेल्डर डी लासवेल, ठीक है ना। इनके अनुसार क्या था, लासवेल के अनुसार देखो संप्रेषण किसने कहा, कहाँ कहा, किस माध्यम से कहा, है ना, किससे कहा और किस प्रभाव के साथ कहा। अर्थात यह प्रक्रिया 5 तत्वों पर आधारित होती है। क्या होती है, 5 तत्वों पर आधारित होती है। आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिया है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम से आपके PYQ से ही उठाया गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि आप क्या कहते हैं, थिंकर्स की थिंकिंग लिखो, मतलब कि विद्वानों की मत लिखो आप। तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपको देखो 6 हैं, आपको 6 में से कोई 4 तो आपको याद कर लेना है, मस्ट है। देखो 4 आपको याद कर लेना है। अगर आप 6 कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आपको 4 तो याद करना ही करना है, ठीक है ना। इसमें 5 तत्व होते हैं। पहले हमारा हमारा प्रेषक हो गया, संदेश हो गया, और माध्यम हो गया, और प्राप्तकर्ता हो गया, और प्रभाव हो गया। फिर हमारे कौन आए, हमारे कार्ल आई हालवेड आए। इनके अनुसार क्या था, देखो जो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इनका मतलब क्या होता है, देखो संप्रेषण कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति ना जानबूझकर किसी भी अन्य व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंज करता है, परिवर्तन लाने की कोशिश करता है ना, उसे ही कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य और इसमें उद्देश्य और प्रभाव पर आधारित बल दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। फिर हमारा तीसरा है हमारे ऑसगुड और श्राम। इनके अनुसार क्या था, जो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिकर्ता संकेत के माध्यम से अर्थ का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। अर्थात भाषा, संकेत, चित्र, अभाव आदि के माध्यम से अर्थ समझाया जाता है, ठीक है ना। फिर हमारे आगे विल्वर श्रम। इनके अनुसार क्या था, संप्रेषण विचार और भावनाओं को एक ऐसा निरंतर प्रभाव है जिसमें अर्थ का साझा किया जाता है और उसकी समझ शामिल होती है। देखो आपके सब पढ़ लेना है। और देखो आपको बता रहा हूँ 4 तो आपको याद करना ही करना है। थिंकर के जो भी व्यू रहे हैं उसके, थिंकर के थिंकिंग रही है। अब देखो संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है, ये विचारों को, सूचना को, भावनाओं को आदान प्रदान करता है। देखो एक बात और बताऊँ आपको, अगर आपको नहीं याद हो रहा ना तो आप 2-3 नाम याद कर लो, या फिर अपने मन में कोई भी नाम बना लेना उस समय एग्जाम में, और संप्रेषण के बारे में आपको जो पता है वो लिखे आना, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ें लिखाना, घुमा फिरा की बातों को लिखाना। इससे क्या है कि एटलीस्ट आपके नंबर तो नहीं कटेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेंगे अगर आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पाते हो, ठीक है ना, या फिर एग्जाम में भूल जाते हो। अब देखो यह कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच होता है, पता है। यह प्रतिक्रिया भाषा, संकेत या माध्यम के द्वारा की जाती है, पता है आपको। यह एक निरंतर और पारिस्थितिक प्रक्रिया जो निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना। इसमें फीडबैक बहुत आवश्यक होता है। देखो ये बार बार ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको बनाकर आना है। अब देखो इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स होती है हमारी संप्रेषण की, क्या है, ये एक व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। उसकी थिंकिंग को, उसके ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है, ये हमारी सोसाइटी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में हेल्प करता है। ये शिक्षा को, व्यापार और प्रशासन, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में क्या है, लाभदायक है। ये गलतफहमी को दूर करता है। देखो ये जो है ना हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होगी ना, इसको दूर करता है, और ये एक लोकतंत्र व्यवस्था को अनिवार्य करता है। अब देखो
कॉमर्स मैजिक और एक आ गया। देखो आपके एग्जाम में आएगा, आपको बनाना है क्या, एक आपको बनाना है संपादकीय। देखो संपादकीय कौन होता है, एक मिनट पहले हम देखते हैं संपादकीय के बारे में कहीं है कुछ। डायरी लिखना गया, डायरी लिखना गया। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके हाँ, देखो संपादकीय कौन होता है, संपादकीय होता है जो संपादकीय मतलब जो क्या कहते हैं, एडिटर कहते हैं इसे, न्यूज़ एडिटर कहते हैं, ठीक है ना, उसे संपादकीय कहते हैं। संपादकीय देखो किस तरह से अपने किसी भी पत्रिका में किस तरह से अपनी न्यूज़ को छापता है, वही आपको बताना है, वही आपको लिखना है। आपके एग्जाम में आता है कि संपादकीय द्वारा गणतंत्रता दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रभक्ति और संस्कृति का सुंदर संगम। देखो आपको लिखना है गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह हो रहा है, उस पर आपको एक संपादकीय लिखना है। देखो आपको संपादकीय लिखना है, ये आपको आएगा एग्जाम में, और आता ही है आपको एक संपादकीय लिखना है। पर हाँ, कि गणतंत्रता दिवस वाले टॉपिक पर आएगा ये इंश्योर नहीं हूँ मैं। देखो किसी भी टॉपिक पर पूछ सकता है, वो आपको अपनी तरफ से बोल देगा कि आप एक संपादकीय लिखो किसी भी विषय पर, हाँ, या फिर आपको एक टॉपिक दे देगा कि आप इस विषय पर, है ना, इस विषय पर आप एक संपादकीय तैयार करो। तो बस आपको ना एक फॉर्मेट देख लेना है इसमें कि संपादकीय का क्या फॉर्मेट होता है, उसके बाद आपको बना के लिख के आना है। तो आपको एक बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपको लिखना है दैनिक जागरण, या फिर आप अपने नाम का कॉमर्स मैजिक नाम को बना लूँ मैं यहाँ पर, किसी भी नाम का आप एक न्यूज़ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चैनल बना लेना अपना खुद का, ठीक है ना, एक अपना पत्रिका बना लेना। वैसे दैनिक ये जनवाणी लिख कर ही आना, दैनिक जागरण लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे, आपको कुछ ये वर्ड लिखना है, सत्य, है ना, निष्पक्ष, ठीक है ना। उसका आपको संपादकीय लिखना है यहाँ पर। इस तरह से आपको बनाकर आना है ये, ठीक है ना। ये आपको प्रॉपर फॉर्म, देखो मैं इसे छोटा करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ा और छोटा, हाँ देखो आपको इस तरह ही बनाकर आना है, ठीक है ना, इस तरह आपको बनाकर आना है एग्जाम के अंदर। ये इसका फॉर्मेट है, देख लो एक बार। फिर आपको डेट डालनी है, किस डेट है आपका एग्जाम, जितनी भी तारीख होगा उसकी डेट डालना, जनवरी 2026 नई दिल्ली, स्थान कोई भी डाल देना आप, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिख के आना है, जिस भी टॉपिक पर आपको दे रखा है उस टॉपिक को आपको इस तरह बड़ा बड़ा एक हेडलाइन लिख के आनी है। आपकी हेडलाइन लिखी होती है ना आपके न्यूज़ के अंदर, तो आपको ऐसे एक हेडलाइन लिख के आनी है कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रभक्ति और संस्कृति का सुंदर संगम। इस तरह से आपको एक सुंदर सी आपको एक हेडलाइन लिखनी है बड़े बड़े अक्षरों में। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इसका बताना है, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावन, जिसमें क्या है, देखो एक मिनट, हाँ, हर वर्ष 26 जनवरी को भारत अपने गणतंत्र दिवस बढ़ाता है, आपको इस तरह ही लिखना है। उसके बाद आपको कार्यक्रम की मुख्य झांकियाँ लिखनी है, इस तरह से आपको झलकारियाँ लिखनी है, आपको इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको एक बॉक्स बनाना है, ऐसे कार्यक्रम महत्व, मतलब कि इस कार्यक्रम का क्या महत्व था, आपको ये सब लिख देना। आपको एग्जाम में जिस भी टॉपिक को देगा ना, उसके बाद आप ये सब बनाने के बाद उसके महत्व लिख देना, ठीक है ना। आज के समय में आवश्यकता, देखो आज के समय में क्या आवश्यकता है, किसी भी टॉपिक पे दे दे, किसी भी टॉपिक पे दे दे, वो चाहे मान लो डिजिटल इंडिया पे दे दे तो डिजिटल इंडिया के बारे में आपको बना देना है, ठीक है ना। पॉल्यूशन के ऊपर दे दे तो आपको पॉल्यूशन के ऊपर बना देना है। किसी भी चीज़ के ऊपर देखो तो बता, उसकी आवश्यकता लिख देनी है, ठीक है ना। आज के समय पे उसकी क्या क्या आवश्यकता है ये लिख देना, उसके महत्व लिख देना है, और क्या किया जाना चाहिए और क्या क्या रहना चाहिए आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। देखो निष्कर्ष आपको पढ़ लेना है यहाँ से। इस तरह से आपको क्या है, एक संपादकीय बना के आना है। देखो संपादकीय आपको फॉर्मेट देख लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक को देते जरूरी नहीं है कि आपको गणतंत्रता दिवस पे दे, बाकी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप यहाँ से ही रीड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, डायरी क्या है। डायरी लेखन भी आपके एग्जाम में आएगा। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मस्ट हैं, छोड़ने नहीं है, पक्का 100% श्योर हूँ, आएंगे ही आएंगे। अब हमारा इसमें आगे डायरी लेखन। डायरी लेखन होता क्या है, पहले हम समझेंगे डायरी लेखन। देखो डायरी क्या है, आपको पता है, आपने भी कभी ना कभी बचपन में डायरी लिखी होगी, शौक में, चलो डायरी लिखते हैं, है ना। कभी सब बच्चे ने शौक में बचपन में डायरी लिखी होगी, और बाकी काफ़ी सारे बच्चे कंटिन्यू करते हैं इसे, ठीक है ना। अपनी लाइफ का क्या एक हिस्सा ना डायरी लिखना। डायरी लिखने का मतलब होता है कि आपने दिन भर में जो भी करा है उस सब चीज़ों को रात में किसी एक डायरी में लिखना, जो आपकी खुद की पर्सनल डायरी होती है। ये एक ऐसी डायरी होती है जो हम किसी के संग साझा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसके अंदर वही सब अपनी बातें लिखते हैं जो हम किसी के संग बता नहीं सकते। काफ़ी सारी ऐसी बातें जो हम किसी के संग साझा नहीं कर सकते, वो हम अपनी डायरी में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी खुद की पर्सनल डायरी होती है। आपको पता लगा होगा डायरी क्या होती है, चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखो डायरी लेखन अपने निजी विचार, भावनाओं और अनुभव और दैनिक घटनाओं को किसी निश्चित तिथि के साथ लिखना एक ही व्यक्तिगत विधा है, जिसमें लेखक अपने मन की बात को खुलकर लिखता है, अपनी मन की सारी भावनाओं को खुलकर लिखेगा। जो बातें वो दूसरों को नहीं बता सकता ना, एकदम खुलकर अच्छे से लिखेगा। यह लेखन ना तो किसी के लिए होता है और ना ही किसी प्रकाशित करने के लिए, बल्कि यह केवल स्वयं के लिए होता है। देखो ना ही ये किसी के लिए होता है, हम किसी और के लिए नहीं लिख रहे, ना ही हमें इसे प्रकाशित करना है, ठीक है ना, ना ही हमें इसकी मैगजीन बनवानी है। ये हम खुद के लिए लिख रहे हैं। जो बातें हम किसी से साझा नहीं कर सकते वो हम लिखेंगे। अपने दिन भर की जितनी भी हमारे संग घटना घटे वो सारी हम अपनी डायरी में लिखते हैं, ठीक है ना। देखो डायरी लिखने की विशेषता क्या होती है।
पहली हमारी है, ये व्यक्ति को ये एक व्यक्ति गोपनीयता को बनाए रखता है। इसमें लेखक अपनी भावनाओं विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखता है। इसमें तिथि और दिन का उल्लेख करा रहता है, किस दिन। देखो हम डेट तो लिखेंगे ना, किस दिन लिखी हमने, पता नहीं लगेगा फिर हमने कब कौन सी बात हमारी कब की है। फिर हमारा हो गया इसमें सरल भाषा और सहज। देखो इसमें एकदम सिंपल भाषा का यूज़ होता है। इसमें हम ना ग्रामर को नहीं देखते, हमें जो लिखना हम देखेंगे इसमें हम ग्रामर, अलंकार इन सब का यूज़ नहीं करते हैं। हम एकदम नॉर्मल भाषा का यूज़ करके अपनी डायरी लिखते हैं। और ठीक है ना, इसमें हम इसमें मिक्सचर भी कर देते हैं लैंग्वेज का। मान लो कुछ वर्ड हमने इंग्लिश में लिख दिया, कुछ हमने हिंदी में लिख दिया, हम ऐसा भी कर देते हैं। ठीक है ना। इसमें किसी भी घटना का वर्णन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। देखिए ना, जो हमारे साथ हुआ हम उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। यह मन के बोझ को हल्का करने में, देखो इससे क्या है, हमारे मन का बोझ हल्का होता है जब हम अपनी बातों को ही लिख देते हैं। ठीक है ना। फिर क्या है, यह आत्मचिंतन और आत्म विकास में, देखो ये जो है ना हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाता है, जो है डायरी लिखना होता है। ठीक है ना। डायरी लिखना वैसे अच्छी बात होती है, सबको डायरी लिखनी चाहिए। देखो डायरी लिखने के तत्व होते हैं, देखो ये आपको तत्व इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको डायरी लिखन आ गया तो आपको लिख कर नहीं आना है। ठीक है ना। तिथि, डायरी लिखने में तिथि डालनी चाहिए, स्थान डालना चाहिए, संवेदना क्या है, मुख्य विषय डालना चाहिए, उसका विशेष डालना चाहिए, निष्कर्ष लिखना चाहिए लास्ट में। डायरी लिखन के लाभ क्या होता है, मन को देखो यही जो विशेषता है यही इसकी लाभ है। ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है, विशेषता को ही लाभ कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो सेम बात होती है दोनों विशेषता में भी लाभ में भी। अब देखो आपको एक डायरी लिख के दिखाइए, देखो आपको इस तरह से डायरी लिखनी है। देखो ये डायरी का फॉर्मेट है, ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा। देखो ये है डायरी का फॉर्मेट, आपको इस तरह से। देखो ये स्कूल की कॉलेज की जो पेंटिंग बनी है ना, ये आपको अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए मैंने बना रखी है। आपको अपने एग्जाम में बना के नहीं आनी है, बना सकते तो बना देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, ऐसे पेपर बहुत लेंथी आता है और हिंदी लिखी नहीं जाती है ना, इंग्लिश बोली नहीं जाती, हिंदी लिखी नहीं जाती है ना, यही बात है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो डायरी लेखन, हमें डायरी लिखनी है। महाविद्यालय में मेरा पहला दिन कैसा रहा, मैं महाविद्यालय मतलब महाविद्यालय कॉलेज कहते हैं ना, कॉलेज में पहला दिन कैसा रहा उसमें डायरी लिखी है। तो सबसे पहले बताया था ना, डेट डालनी होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, हमें ऐसा बॉक्स बनाना है, उसमें हमें पहले लिखना है दिनांक, दिन डालनी है, किस दिन की लिखना है। आपका जिस दिन एग्जाम हो उस दिन लिख देना, आपको कोई सी भी दिन लिख देनी है। 21 जुलाई 2025, दिन सोमवार, स्थान लिख देना नई दिल्ली। उसके बाद लिखना पीरियड डायरी, डीएड डायरी इंग्लिश में। आपने देखो आपने डायरी राइटिंग तो अपने 10th to 12th में अपने बोर्ड में करी नहीं करी, सबने करी होगी भाई। 10th 12th का सिलेबस, आई थिंक 10th या 12th के सिलेबस में है डायरी लेखन, डायरी राइटिंग तो लिखी होगी। तो क्या लिखते हैं हम, डीएड डायरी, प्रिय डायरी, है ना। आज मेरा जीवन बहुत ही खास था। देखो मेरा मेन मकसद यही है डायरी लेखन का, आपको फॉर्मेट देना, समझाना। मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया, समझा दिया। अब बाकी जो उसके अंदर कंटेंट लिखा है वो आपको किसी भी टॉपिक पे दे देगा, तो वो आपको लिखना है। बाकी आप एक बार यहाँ से रीड आउट कर लेना जो भी लिखा हुआ है कंटेंट को। ठीक है ना। बाकी फॉर्मेट आपको देख लेना किस तरह से फॉर्मेट लिखना, क्या क्या बातें हमें लिखना ज़रूरी होती है। ठीक है। देखो आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसलिए आपको लिखना है। और आपका ऐसे कुछ भी लिख देना, आपको अपना या फिर अपना नाम लिख देना, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना। जरूरी नहीं आपको सिग्नेचर करना, आपको ही लिख देना है। ठीक है ना। इस डायरी में हमने क्या सीखा, ये सब आपको मतलब ये एडिशनल चीज़ है। ये जो है ना, ये एडिशनल चीज़ है। आपको ये इस तरह से आपको डायरी का फॉर्मेट याद रखना है, और आपको इसका कंटेंट अपना मेन बॉडी लिखनी है, आपको जिस भी सब्जेक्ट पर देंगे। ठीक है ना। बाकी आप रीड आउट कर लेना नोट्स लेकर कि क्या क्या लिखा है डायरी के अंदर। ठीक है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा। आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया, बस यही मेरा मेन मकसद था, आपको फॉर्मेट बताना। बाकी आप किसी भी टॉपिक पर आप लिख दो किसी फॉर्मेट में। ठीक है ना। अब देखो डायरी हो गई। अब हमारा आ गया एक मिनट। अब हमारा गया स्वयं आधारित रिपोर्ट और कोरोना बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य पर हमको लिखनी है। देखो रिपोर्ट तैयार करनी है हमको। देखो पहले एक मिनट पहले हम समझेंगे। देखो यहाँ से ही संपोषण आधारित रिपोर्ट होती क्या है, उसके बाद हम बनाएंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। देखो स्वयं आधारित रिपोर्ट मतलब होता है किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर ना लोगों से जानकारी एकत्रित करना, लोगों के पास जाके ना उनका इंटरव्यू लेकर ना, लोगों का इंटरव्यू लेकर उनके पॉइंट को जानना कि वो इस विषय पर उनके क्या क्या पॉइंट, उनकी क्या क्या थिंकिंग है। इन सबको तथ्यों को, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उनका निष्कर्ष के आधार पर एक रिपोर्ट को तैयार करना। मतलब कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे कि आप इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद ना इलेक्शन के नतीजे आने से 3-4 दिन पहले ना न्यूज़ चैनल अपने अपने नतीजे देते हैं कि कौन सी पार्टी जो है ना उसको ज़्यादा वोट मिलने वाले। तो वो उस आंकड़े को कैसे निकालते हैं, न्यूज़ से पहले वो आंकड़ों को कैसे निकालते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं वो, लोगों के जब इलेक्शन चलता है तो वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों के पास जा के पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, और उसके बाद वो एनालाइज करता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने किसको वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया। तो इस हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसे ही स्वयं आधारित रिपोर्ट करता है। आपको समझ में आया होगा सर्वे करके। ठीक है ना। हम सर्वे कर रहे हैं बहुत सारे लोगों का, उनके पॉइंट्स को जानना है कि ये सब ऐसा सोचते हैं, उसका निष्कर्ष निकालकर एक रिपोर्ट तैयार करना है। जैसे कि हमको यहाँ पे कोरोना बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है, स्वयं आधारित रिपोर्ट। हम लोगों के पास गए,
हमने पूछा कि उन लोगों से पूछा कि लोग जानते क्या हैं इस बीमारी के बारे में, उन्हें क्या क्या उपाय इसके पता है, ये सब हमने पहचाना कि वो कितने अवेयर है इसके बारे में, है ना। ये सब जानने के बाद हमने क्या है एक रिपोर्ट तैयार कर दी, ठीक है ना। सब देखो इसका फॉर्मेट आपको याद रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ डालना है, यहाँ पे प्रस्तुतकर्ता, फिर कक्षा विभाग डालना है आपको, महाविद्यालय, दिनांक, अकुल अकुल उत्तरदाता, ठीक है। ये सब आपको डालना है, कितने लोग थे इसके अंदर, तो कितने लोगों से हमने लिया है, ठीक है ना। देखो उत्तरदाता का वर्गीकरण, 50 लोग में से 25 विद्यार्थी थे, है ना। नौकरी पेशे वाले 15 लोग थे और गृहिणी 10 थी। कुल 50 लोगों से हमने ये रिपोर्ट तैयार करी। देखो पहले हम प्रस्तावन देंगे। कोविड-19 जो हमारा कोरोना है, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, ये एक वैश्विक महामारी थी। हमने लोगों की थिंकिंग जान के लिखा है ये सब डाटा, ये सब उसे ही कहते हैं संप्रेषण आधारित रिपोर्ट, ठीक है ना। कोरोना, देखो यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, मैंने आपको बता दी क्या होती है, इसका फॉर्मेट बता दिया, आपको इस तरह लिख देना है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, ठीक है ना। आपको इसी तरह आपको लिखना है। देखो आपको एक चार्ट बना देना है, मानसिक सुधार के उपाय, है ना। लोगों ने यही सब बताया, इससे सुधार हम कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, निष्कर्ष में निकले हम, है ना। संप्रेषण के निष्कर्ष कहते हैं, देखो तनाव को दूर करना, तनाव और चिंता में वृद्धि, ठीक है। लगभग 80% लोगों ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें तनाव और चिंता का अनुभव हुआ। देखो आपको ये सब लिखना है इस तरह। चलो मैं आपको एक बार करा देता हूँ ये वाला। सबसे पहले हमें लिखना है, देखो कोरोना जो है ना एक वैश्विक महामारी थी जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, ठीक है। आपको ये सब लिख देना। उसके बाद आपको दूसरा लिखना है, इसका उद्देश्य क्या था। देखो कोरोना महामारी एक मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव डाला। कोरोना ने तनाव और चिंता का स्तर को अध्ययन करा। हमने किस किस चीज़ का अध्ययन करा, पहले हमने कहा देखो कोरोना महामारी और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव जाना। लोगों के तनाव और चिंता का हम स्तर का अनुभव करा कि लोगों को उसमें कितनी चिंता, कितना तनाव था। फिर हम डाला मानसिक स्वास्थ्य सुधार के उपाय को समझा, उन्होंने किस तरह से अपने मानसिक सुधार के उपाय को ठीक कर अपनी हेल्थ को कैसे ठीक रखा, और युवकों और विद्यार्थियों पर क्या कहते हैं बड़े प्रभाव का विश्लेषण किया, ठीक है ना। आपको देखो ये मस्ट है लिख कर आना, आपको ये लिख कर आना है। ये अगर आप लिख के नहीं आओगे तो प्रॉपर फॉर्मेट नहीं माना जाएगा, आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको लिख कर आना है, और आपको ये भी लिख के आना है कि हमने इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ों को, मुद्दों को उठाया है। अब देखो यहाँ पे प्रमुख प्रश्न पढ़ देते हैं। देखो क्या कोरोना काल में आपके तनाव महसूस हुआ। देखो हमने लोगों से क्या क्या क्वेश्चन करे, आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे पहले हमने क्वेश्चन करा है, क्या कोरोना काल में आपको तनाव महसूस हुआ, क्या लॉकडाउन के कारण मानसिक दबाव बढ़ा, क्या ऑनलाइन पढ़ाई या काम से परेशानी हुई, क्या परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, और मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपने क्या उपाय करे। ये हम सबने क्वेश्चन पूछे, फिर हमें यहाँ पे क्या है इसका आंसर मिला, इसका निष्कर्ष मिला, आपको यहाँ पे लिख देना है। पहला है देखो तनाव और चिंता में वृद्धि। देखो हाँ, लगभग 80% लोगों ने बताया कि कोरोना काल में उन्हें तनाव और चिंता का अनुभव हुआ है। उसको 70% विद्यार्थियों ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के कारण पढ़ाई में कठिनाई हुई और परीक्षा को लेकर चिंता बढ़ी। ये 70% विद्यार्थियों ने बताया। और 65% लोगों ने माना कि मित्रों और रिश्तेदारों से दूर रहने के कारण अकेलापन महसूस हुआ। ये 65% लोगों ने मांगा है। और रोजगार संबंधित चिंता पर क्या है, कई लोगों ने नौकरी और आय को लेकर चिंता व्यक्त की, जिससे क्या है मानसिक तनाव बढ़ा बहुत ज़्यादा। फिर है सकारात्मक परिवर्तन। देखो कुछ लोगों ने बताया कि परिवार के संग अधिक समय बिताने से उनमें मानसिक सुधार हुआ, ठीक है ना। ये आपको बता देना। इस तरह से आपको एक स्वशीर्ण आधारित रिपोर्ट आपको लिख कर आनी है, ठीक है ना। फिर आप बता देंगे इसका सार क्या था, इसकी मानसिक सुधार लोगों ने बताया, इससे मानसिक सुधार कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ लिख देना, आपको निष्कर्ष लिख देना है। फिर लास्ट में आपको लिख देना स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ जीवन का आधार है। देखो ये आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर की आएगी, तो आपको लिख के आनी है, बनाकर आनी है इस तरह, ठीक है ना। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। अपनी तरफ से आपको डाटा लेना है और आपको लिख देना है, ठीक है ना, जिस भी टॉपिक पर आपको देगा। अब देखो हमें बताना है ब्लॉग लेखन क्या होता है और इसकी प्रक्रिया। देखो ब्लॉग तो आपको पता है, आप में से बहुत सारे लोग देखते होंगे सौरभ जोशी का ब्लॉग, तो वही होता है ब्लॉग, ठीक है ना। अपनी पूरी दिनचर्या बताना ब्लॉग होता है, ठीक है ना। इससे बड़ी आय भी होती है, ठीक है ना। सौरभ जोशी कितना अमीर है भाई, वो ब्लॉग से तो हुआ है। चलो पढ़ते हैं। मैंने आपको ये सौरभ जोशी का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर मतलब सब कनेक्ट हो पाओगे ना, इसलिए। देखो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग मतलब एक ऑनलाइन लेख व वेब डायरी। देखो ये एक वेब डायरी होती है जिसमें किसी भी विषय की जानकारी, विचार, अनुभव को हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। चाहे लिख कर करते हैं, ब्लॉग लिख कर भी होता है और वैसे रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी होता है। देखो इंटरनेट पर किसी विषय के बारे में नियमित रूप से लेख लिखने की प्रक्रिया को ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया, पहला हमारा विषय चयन करना, किसी भी हमने टॉपिक चुना जिसमें हमें ब्लॉग लिखना, फिर जानकारी संग्रह करना, उसकी जानकारी इकट्ठा करना, फिर शीर्षक का निर्णय लेना, फिर ब्लॉग लेखन करना, फिर उसे प्रकाशन करना। हम जहाँ भी प्रकाशन हमने पब्लिक कर दिया अपने ब्लॉग को, सब लोग देख सके। फिर हमें क्या है प्रस्तावन हुआ, ठीक है ना, संपादन।
अब देखो ब्लॉग लेखन की विशेषता क्या क्या होती है। देखो ये सरल और स्पष्ट भाषा में होता है। क्या हमारा ब्लॉग जो होता है वो इजी लैंग्वेज में होता है। रोचक और आकर्षित होना चाहिए। पाठक से सीधा संवाद होता है इससे, और नवीन व उपयोगी जानकारी मिलती है, और डिजिटल माध्यम पर प्रकाशित होता है। हमारा क्या ब्लॉग, ये हमारी इसकी विशेषता। देखो ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक बातें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए हमें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए विषय का गहन ज्ञान। अगर मैं किसी भी चीज़ पर ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे उस विषय का गहन अच्छी तरीके से सारा ज्ञान होना चाहिए। मैं डिजिटल इंडिया के ऊपर अगर ब्लॉग बना रहा हूँ तो मुझे सब पता होना चाहिए। डिजिटल इंडिया कब लागू हुआ, किसने लागू करा, किस डेट को हुआ, है ना, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, इसे क्यों लाया गया, इसका भविष्य में इसको लाने का क्या कारण था, भविष्य में क्या क्या सुधार आए। तो ये सब हमको पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए उस टॉपिक की। फिर है भाषा सरल और प्रभावशाली। देखो अगर मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो उसकी भाषा बहुत ज़्यादा ईजी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाए। फिर जानकारी सही होनी चाहिए और प्रमाणिक होनी चाहिए, ठीक है ना। लेख की संरचना क्रमबद्ध होनी चाहिए। जो भी हमने उन्होंने दिया है वो सारा क्रमबद्ध होना चाहिए डाटा। पाठकों की रुचि और आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया। पहले विषय की चयन करना, जानकारी एकत्रित करना, सब आपको बता देना, शीर्षक तैयार करना, ठीक है ना। फिर ब्लॉग लिखना, फिर संपादन करना, भाषा व्याकरण को तथ्यों की जांच करना, फिर प्रकाशित करना, ठीक है। अपने ब्लॉग को क्या है पब्लिक कर देना। ब्लॉग लेखन के देखो महत्व क्या होता है। ज्ञान का प्रसार होता है, अभिव्यक्त माध्यम बनता है। क्या है, एक व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, ठीक है ना। ब्लॉग के माध्यम से वो कोई भी इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचा सकता है। और शिक्षा और उपयोगी। देखो इससे हम विद्यार्थियों को शिक्षक के लिए ज्ञान और ज्ञान का अच्छा स्रोत मिल जाता है। फिर है जन जागरूकता। इससे क्या है, लोगों को ना कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम ब्लॉग के माध्यम से दे रहे हैं तो उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगेगा, जिससे क्या है जन जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है ना। रोजगार के अवसर। देखो ब्लॉग लिखने से कुछ ना कुछ आय भी होती है। आज ब्लॉगिंग एक व्यवसाय और आय का एक स्रोत भी बन चुका है, ठीक है ना। ब्लॉग लिखने से क्या है, पैसे ही मिलते हैं इंटरनेट से। अब देखो हमें कुछ शॉर्ट नोट लिखना है। देखो आपको निष्कर्ष आपको पढ़ देना है। कुछ नहीं, निष्कर्ष उन्होंने पढ़ा उसी का क्या है समराइज है, ठीक है ना। तो आपको एक खुद से रीड करनी है। अब देखो यहाँ पे हम लिखनी है टिप्पणी कीजिए। हमें यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है। आंतरिक संचार, संपोषण का आयाम, और देखो स्वयं आधारित रिपोर्ट। स्वयं आधारित रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। और देखो इंटरनल कम्युनिकेशन पढ़ना है हमें, आंतरिक संचार। देखो ये सब आप नोट्स में से रीड कर लेना, ठीक है ना। ये जितने भी शॉर्ट नोट है आपको सारी आप नोट्स में से रीड कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको ये पढ़ाता हूँ अनुच्छेद लेखन है। आपको एक देखो अगर आपके एग्जाम में अनुच्छेद लिखने के लिए आया ना तो आपको अनुच्छेद लिखना है। इंटरनेट आज की आवश्यकता पे लिखना। देखो अनुच्छेद पता है कैसे लिखा जाता है। अनुच्छेद का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना बड़े बड़े प्यारे में लिखना। आपको ना ऐसे बुलेट पॉइंट में लिखना नहीं होता है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एक इतना बड़ा प्यारा लिख रखा है, एक बड़ा प्यारा लिख रखा है, इस तरह से आपको ना बड़े बड़े प्यारे में ना अपना ऊपर एक हेडलाइन डालनी है, उसके बाद में आपको लिख देना है। मतलब कि अनुच्छेद का मतलब यही है कि आपको ना सिंगल बुलेट पॉइंट का यूज़ नहीं करना। एक आपने एक ये ऐसा पॉइंट लिया, उसके बाद में बहुत सारी लाइन लिख दी, ठीक है ना। बड़े बड़े पैरे लिख के आ जाना किसी भी टॉपिक को, उसे अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिख रखा है इंटरनेट के ऊपर। अब यहाँ से पढ़ देना, अगर आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा अनुच्छेद लेखन, ठीक है ना। अनुच्छेद लिखते किस तरह है, बड़े बड़े पैरे में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ें निबंध लिखते हैं, है ना, उसमें क्या हम बड़े बड़े पैरे का यूज़ करते हैं ना, पैराग्राफ का यूज़ करते हैं। तो बस अनुच्छेद लिखने के लिए आगे तो उस टॉपिक को ना बड़े बड़े पैराग्राफ में लिख के आना है आपको। 1 से 2 पेज में, तो आपका अनुच्छेद लेखन हो गया। जितने नंबर का आएगा उस हिसाब से। शॉर्ट नोट आपको खुद से रीड कर लेना है, शॉर्ट नोट में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको और वीडियो चाहिए अदर सब्जेक्ट की तो बता देना, मैं आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और वीडियो बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी यार सब्सक्राइब कर लो, मैं आपसे बार बार बोलो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नोट चाहिए तो सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो बता दे रहा हूँ, कमेंट करोगे तो उस सब्जेक्ट का नाम प्रॉपर लिखना, ठीक है ना। आधा अधूरा नाम मत लिखना, प्रॉपर लिखना। अगर हिंदी ABC मेंशन कर देना कौन सी हिंदी है, कोई सब्जेक्ट है, उसे प्रॉपर लिखना, सेमेस्टर लिखना उसका, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एग्जाम का भी एग्जाम डेट लिख देना, ताकि मैं एग्जाम से पहले वो वीडियो ले आऊँ, ठीक है ना। अगर मान लो एग्जाम डेट नहीं लिखी आपने तो फिर मैं आपसे एग्जाम डेट पूछूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम डेट बताना, सब कुछ लिखना, आपको सब्जेक्ट का नाम, उसका सेमेस्टर और उसका एग्जाम डेट का भी ये लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट करो मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, साथ में क्या कमेंट करो, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ तो आपको करनी है, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना है। यार देखो फीडबैक देना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ यार, फीडबैक देना। फीडबैक से मुझे पता लगेगा कि आपको समझ में आया नहीं आया। बाकी बाय, मिलता है।